हेलो रन। तो आज हम जो मॉडर्न हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे 38 से लेके 69 तक जितने भी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछेगा उसके पार्ट 2 को देखेंगे। ठीक है, हम लोगों ने एडवेंट ऑफ यूरोपियन से लेकर के रिवोल्ट ऑफ 1857 तक देख लिया था। और इसके बाद हम सिविल अपराइजिंग से होते हुए लगभग स्वदेशी मूवमेंट तक जाएंगे आज। ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल तक जाएंगे और उसके बाद जो रेस्ट वीडियो पार्ट थर्ड में आएंगे ना, पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका। लगभग 3 घंटा के टोटल में होंगे आपके वीडियो। 3 घंटा में आप पूरा मॉडर्न हिस्ट्री के लगभग अगर 15 क्वेश्चन होंगे ना, 15 क्वेश्चन अगर बीपीएससी सेकेंड में होगी 72 में होगी तो उसमें 11 क्वेश्चन आप बना लेंगे। अगर एडीओ का बात करें तो एडीओ के अगर मान लीजिए 10 क्वेश्चन ही होंगे, 10 क्वेश्चन अगर मॉडर्न का होंगे तो उसमें से 8 क्वेश्चन आप जरूर बना लेंगे। इसका मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। आप पीवाईक्यू देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। आप कौन है जो मेरी बात को मानेंगे, बस समझना बहुत ज़रूरत होता है भाई, सही चीज़ सही टाइम पे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और इसके बाद हाँ, जब मॉडर्न ख़त्म हो जाएगी तो हम लोग स्टार्ट करेंगे कौन सा टॉपिक, साइंस का, क्योंकि साइंस का वेटेज जो है ना लगभग 28 से 30 मार्क्स के हैं। और बहुत बार रिक्वेस्ट भी आ रहा है कि साइंस का बनाने के लिए, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। साइंस और एक बार ख़त्म हो जाए तो फिर जो जैसे जैसे नंबर संख्या कम होती जाएगी उसकी एग्जामिनेशन में, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए। अब आते हैं सिविल अपराइजिंग। हम लोगों ने रिवोल्ट ऑफ 1857 तक कंप्लीट कर लिया था। यहाँ तक जो है ना पिछले वीडियो में देखे होंगे, रिवोल्ट ऑफ 1857 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अब सिविल अपराइजिंग को देखते हैं। इधर हिंदी में है और इंग्लिश में। ठीक है, ये देखिए 42, 66, 67, 39 और बाकी तो आप लोगों को पता ही है। सिविल अपराइजिंग, सिविल का मतलब होता है जनता, अपराइजिंग का मतलब बोल सकते हैं आप, अपराइजिंग के एक तरफ से आंदोलन, जन आंदोलन कह सकते हैं। ठीक है, जन आंदोलन, जन मीन्स होता है जनता की आंदोलन। किस लिए होगी? अपने राइट के लिए होगी, अपने अधिकार के लिए होगी, अपने जो अस्तित्व के लिए होगी आंदोलन। जैसे आज भी जो है ना बहुत सारे विपक्षी दल, विपक्षी पार्टी रिवोल्ट करती है, किस लिए? अपने अधिकार के लिए, अपने राइट के लिए। तो उस समय भी सिविल अपराइजिंग हो रहा था। ठीक है, अब देखते हैं इंडिगो रिवोल्यूशन। क्वेश्चन हम देखेंगे, डिस्कस लेटर कर लेंगे बाद में, जब टाइम मिलेगी हम लोग को पढ़ने के लिए तो फिर डिस्कस कर लेंगे। अभी हम पीवाईक्यू शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, द इंडिगो रिविलियन वाज अबाउट, इंडिगो रिविलियन किस चीज़ से रिलेटेड है? तो पीजेंट जो है ना, जो किसान होते थे, देख लीजिए, तो पहले ऑप्शन देख लीजिए, पीजेंट नॉट वांटिंग टू ग्रो इंडिगो बट बीइंग फोर्स्ड टू ग्रो एट द प्राइस दैट वाज अनएक्सेप्टेबल। इंडिगो की जो खेती होती थी, ठीक है, जो भी जो नील नील की खेती होती थी इंडिया में, उसमें पीजेंट को, जो किसान होते उनको फोर्स किया जाता था कि तुम जो है ना खेती करो, किसका? नील का। और उसको जो है ना हम जितना कहेंगे उसी प्राइस पे तुमको बेचना है। हम जिस देश से कहेंगे, जिस नेशन से कहेंगे एक्सपोर्ट करने का, उसी से तुम करोगे। हम जितना प्राइस प्राइस फिक्स करेंगे उसी पे तुमको बेचना है। और जितना पार्ट कहेंगे, जैसे 3 कट्ठे सिस्टम था चंपारण में, 3/20, मतलब अगर 20 कट्ठा का ज़मीन है ना, 1 बीघा 20 कट्ठा को इक्विटा बोलते हैं बिहार में, 20 कट्ठा का ज़मीन, उसमें 3 कट्ठा तुमको क्या उगाना पड़ेगा? इंडिगो उगाना पड़ेगा, नील उगाना पड़ेगा। और इसका सबसे बड़ा किसान इसलिए नहीं उगाना चाहते थे क्योंकि एक बार जब इंडिगो उग गई तो इसकी जो प्रोडक्टिविटी है ना इंडिगो की, ख़त्म हो जाती थी। तो इसलिए किसान हिचकते थे कि नहीं, क्योंकि तुम एक तो ज़मींदार को लगान भी देना है, फिर इसको कहाँ से देंगे? और जो जो है ना, तो किसान जो है ना इसके कारण विरोध करना शुरू कर दिया कि नहीं, हम इंडिगो को नहीं उगाएंगे। दिन होता है कौन? चंपारण सत्याग्रह 1917 में। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह 1917 में किसके कहने पे होता है? राजकुमार शुक्ल। बहुत बार क्वेश्चन आएगा, राजकुमार शुक्ल के रिक्वेस्ट पे जब गांधी जी लखनऊ सेशन में आए थे 1916 में, वहाँ पे ये जाते हैं कौन? राजकुमार शुक्ल, और कहते हैं कि साहब आइए हमारे चंपारण में, और जो किसान जो अपने राइट के लिए लड़ रहे हैं ना उसमें आप सपोर्ट कीजिए। फिर गांधी जी आते हैं चंपारण में और चंपारण सत्याग्रह होता है, जिसको नील की खेती भी बोलते हैं। ठीक है, हु इज द ऑथर ऑफ नील दर्पण, अ बुक रिटेन ऑन द मिजरेबल कंडीशन ऑफ इंडिगो फार्मर्स। नील मीन्स क्या होता है? वही इंडिगो। और दर्पण मीन्स क्या होता है? आईना। जो मतलब इंडिगो का जो आईना है ना, जो दर्द है, पीड़ा है, दुख है लोगों का, किसान का, उसको दिखा रहा है कौन? नील दर्पण। किसके द्वारा लिखा गया था? दीनबंधु मित्र द्वारा लिखा गया था। पूछेगा किसने लिखा है नील दर्पण को? तो दीनबंधु मित्र ने लिखा है। किस चीज़ से रिलेटेड नील दर्पण? तो इंडिगो कल्टीवेशन से रिलेटेड है, इंडिगो फार्मर के दुख दर्द को बताया गया है। ठीक है, अब देखिए सेम रिपीटेड क्वेश्चन आएगा। हु रोट द फेमस प्ले नील दर्पण इन विच ऑपरेशन ऑफ इंडिगो फार्मर वाज डिस्प्लेस्ड? दीनबंधु मित्रा। ए अनंत, अ बंकिम चंद्र चटर्जी, विच रिवोल्ट इज मेंशन? सन्यासी रिवोल्ट है। ठीक है,
एक बंकिम चंद्र चटर्जी का आनंद मठ का जो बुक है ना, सन्यासी रिवोल्ट पे लिखा गया, किसके द्वारा? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। अब पूछेगा सन्यासी रिवोल्ट पे कौन सी बुक लिखा गया है? तो आनंद मठ बुक लिखा गया है। आनंद मठ बुक को किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ बरहिया ताल रेसिस्टेंस इन मुंगेर? जो बरहिया ताल मूवमेंट हुई थी मुंगेर में, उसका क्या मेन कारण था? तो डिमांड फॉर द बकस्त लैंड। ठीक है, बकस्त लैंड, जो लैंड होती है ना बकस्त के, तो उसको रिस्टोर करने के लिए इसके डिमांड उठे थे। कहाँ? मुंगेर में। कुका मूवमेंट वाज ऑर्गेनाइज। कुका मूवमेंट किसने ऑर्गेनाइज किया था? गुरु राम सिंह ने। गुरु राम सिंह ने कुका मूवमेंट की सिंपल है। कुका मूवमेंट किसने ऑर्गेनाइज किया था? गुरु राम सिंह ने। इसका डेट कभी नहीं पूछेगा। हु फाउंडेड द पागलपंथी? पागलपंथी को किसने फाउंड किया था? करम शाह ने फाउंड किया था। कहाँ फाउंड किया था? बंगाल में। पूछेगा पागलपंथी को किसने फाउंड किया था? तो करम शाह ने। करम शाह किस चीज़ को फाउंड किया था? पागलपंथी ने। कहाँ फाउंड किया था? तो बंगाल में। ठीक है। हु आर द फैराजी? फैराजी कौन थे? तो हाजी शरीयतुल्लाह। अब पूछेगा फैराजी के फाउंडर कौन थे? तो यही थे, हाजी शरीयतुल्लाह ही थे। फैराजी कौन थे? तो हाजी शरीयतुल्लाह थे। ठीक है। मुस्लिम का सेक्ट, मुस्लिम जो है ना, मुस्लिम रिलीजन का एक सेक्ट है वो। तैवानी मूवमेंट बिगन इन अपोजिशन ऑफ द फैराजी मूवमेंट एट द ढाका इन इतना वाज स्टार्टेड बाई। अब कहेगा जो फैराजी मूवमेंट स्टार्ट किया गया था ना, उसके अपोजिशन में कौन सी मूवमेंट स्टार्ट की गई थी? तैवानी मूवमेंट, तैयूनी मूवमेंट। ठीक है, तैयूनी मूवमेंट स्टार्ट की गई थी। कहाँ? ढाका में। तैयूनी मूवमेंट का फाउंडर कौन था? तो करमत अली ऑफ जौनपुर। करमत अली ऑफ जौनपुर। ठीक है। तैयूनी मूवमेंट के फाउंडर कौन था? कयूमत अली ऑफ जौनपुर। हु फाउंडेड रामोसी किसान कृषक जाठा इन द महाराष्ट्र? इसको क्या बोलते हैं? एक और बोलते हैं, रामोसी पीजेंट फोर्स भी बोलते हैं। जाटा को क्या बोलते हैं? 1 सेकेंड। रामोसी पीजेंट फोर्स किसके द्वारा बनाया गया था? वासुदेव बी, यहाँ देगा कहीं कहीं भी पूरा नाम नहीं देता, वासुदेव बी फाड़के। ठीक है। हु फाउंडेड रामोसी कृषक? रामोसी जहाँ आ गया ना, वासुदेव फाड़के लगा दीजिएगा सीधा, ज़्यादा नहीं सोचना है। कृषक जाठा इन द महाराष्ट्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द करेक्ट जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ द वेस्टर्न घाट, मतलब महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र कहाँ पड़ता है? वेस्टर्न घाट में तो पड़ता है। अभी तो है क्वेश्चन, देखिए महाराष्ट्र। ठीक है, वेस्टर्न घाट में। आगे बढ़ते हैं। ट्रेस द ट्राइब डेट रिवेल अगेंस्ट ब्रिटिशर्स बिकॉज ह्यूमन सेक्रीफाइस सिस्टम वाज बैन। कौन सा ऐसा ट्राइब था जो ब्रिटिश के जो अगेंस्ट जो है ना रिवेलिंग कर दिया? ठीक है, विरुद्ध छेड़ दिया। क्यों? कि जो ह्यूमन सेक्रीफाइस का जो सिस्टम, जैसे सती प्रथा थी, ठीक है, वैसे ही जो कोई व्यक्ति मर जाता था तो उस पर जाकर उसकी पत्नी लेट जाती थी, उसको कुछ सती प्रथा बोलते थे। वैसे ही और सारे सिस्टम जो ह्यूमन को सेक्रीफाई किया जाता, ह्यूमन अपने जान, इंसान जो है ना अपने जान दे देते थे किसी रिलीजियस प्रैक्टिस के लिए, तो उसको ब्रिटिशर्स ने बैन कर दिया। तो खूंड ऐसा ट्राइब थे ने इसको विरोध किया कि नहीं, इसको तुम बैन नहीं कर सकते हो, हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट को तुम हट कर रहे हो। ठीक है। इससे अभी बहुत सारे जो बुर्का बंद हुई थी, सॉरी, यहाँ जो ट्रिपल तलाक इंडिया में बनी हुई थी, तो उसके लिए बहुत सारे मुस्लिम जो वुमेन थी वो भी प्रोटेस्ट की थी कि हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन को, किसी भी स्टेट को अगर प्रोग्रेसिव बनाना है, रेशनल बनाना है ना, तो उसको थोड़ा रिलीजियस सेंटिमेंट से जो है ना स्टेट को अलग मूव करना ही पड़ता है। उसका रिलीजियस सेंटिमेंट हट हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर हमें जो है ना प्रोग्रेसिव और रेशनल बनाना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है किसी भी स्टेट का। ठीक है। अब आते हैं। कोल म्यूटिनी ऑफ 1831 अंडर द भूगोल बकट टुक प्लेस इन द रीजन ऑफ सिंहभूम वाले रीजन। झारखंड वाले रीजन में ही कोल म्यूटिन हुई थी। अब पूछे कोल म्यूटिनी किसके अंडर में हुई थी? तो बुद्धो भगत के अंडर में हुई थी। ठीक है। कब हुई थी? तो 1831 में। कोल म्यूटिनी कहाँ हुई थी? सिंहभूम में हुई थी। 3 क्वेश्चन इसी से पूछेगा। कोल म्यूटिनी कब हुई थी? तो 1831 में। किसके द्वारा की गई थी? तो बुद्धो भगत के द्वारा। कहाँ हुई थी? तो सिंहभूम में हुई थी। देखिए सिर्फ आंसर मत देखिए, आंसर देखने के लिए आप भी देख सकते हैं, उससे कोई फायदा है नहीं, और बहुत सारे हैं यूट्यूब पे, वैसे आप देख सकते हैं। सिर्फ आंसर मत देखिए, कुछ आगे आगे पीछे जो है ना करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। कहाँ से? जो एग्जामिनर है जो क्वेश्चन सेट करते हैं, कहाँ से क्वेश्चन बनाएंगे? अपने घर पे बैठ के टाइप थोड़ी कर देंगे यार, उसी से क्वेश्चन बनाएंगे ना, आगे पीछे करके। दी वगैरह अपराइजिंग हैपन इन, कहाँ हुई थी वगैरह अपराइजिंग? बड़ौदा में हुई थी। ठीक है। इन विच टेरिटरी एमंग बिहार, पंजाब, सिंध एंड काठियावाड़ डिड ट्राइबल्स रिबेल्स अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स? अब जो टेरिटरी का ऑप्शन में दिया हुआ, बिहार में, पंजाब में, सिंध में और काठियावाड़ में, कहाँ के जो ट्राइबल्स थे अगेंस्ट ब्रिटिश के अगेंस्ट जो है ना रिबेल्स किए थे? तो बिहार के थे। देखिए जो बिहार बंगाल वाला रीजन है ना, ये इंडिया है। ये ये जो ये एरिया है ना, उत्तर प्रदेश से लेकर के या शाम तक, ये एरिया, और इसमें झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ तक आते थे उस टाइम में, ये एरिया काफ़ी रिबेलियस नेचर की थी।
इसलिए आप ऊपर पढ़े होंगे, पील कमीशन बनाया था ब्रिटिश ने। जब रिवोल्ट ऑफ 1857 हुई थी, 1857 हुई थी, तो ब्रिटिशर ने क्या बनाया, पील कमीशन बनाया। इसलिए बनाया ताकि आर्मी जो थी नी, जो भी आर्मी थी, जो नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन की आर्मी थी, ये काफ़ी रिबेलियस नेचर की थी, और डायरेक्टली लोग स्टेट को, मतलब गवर्नमेंट को ना अटैक कर देती थी। इसको ब्रिटिश काफ़ी डरते थे कि ये लोग अगर पूरे भारत के लोग को जगा दिए ना, तो हमारे लिए खटिया खड़ा कर देंगे, मुश्किल खड़ा कर देगा। कौन? ये बिहारी और बंगाल और ये जो यूपी वाले लोग हैं। तो इसलिए ब्रिटिश ने कहा कि अपील कमीशन के अंदर सिंध, पंजाब वाला को इधर ला दिया और बिहारी को उधर भेज दिया, सिंध वालों को इधर ला दिया और कुछ बिहारी को इधर भेज दिया, काठियावाड़ को इधर ला दिया और कुछ काठियावाड़ को बिहारी को इधर भेज दिया, जो है ना मिक्सिंग हो जाए। जैसे मंगोल में भी, चाइना में देखते होंगे, चाइना में बहुत वर्षों से सियाचिन वाला रीजन जो है, वहाँ के जो लोगों को क्या उठा के कहाँ भेज दिया, मंगोलिया में भेज दिया, गोबी डिजर्ट वाले रीजन में, और उधर से ले आके इधर भेज दिया, ताकि लोग जो मिक्सिंग हो जाए, लोग एकत्रित ना हो जाए, लोग रिवेल नहीं कर पाए। ठीक है, तो वो स्टेट करती है जो है ना रिवेलियस लोगों को शांत करने के लिए। देखिए, कोई भी अगर 5% का थ्योरी होता है, और कोई भी कहीं भी रिवेलियस लोग हैं ना, कहीं भी रिवेलियस लोग अगर हैं, तो अगर 100 लोग कहीं अगर भीड़ में आगे बढ़ रहे हैं ना, तो उसमें 5 लोग ही होंगे जो उस चीज़ को, मूवमेंट को लीड कर रहे होंगे। वही 5 लोग जो चल करके ना स्टेट के लिए चाहे किसी व्यक्ति के लिए घातक होते हैं। तो ब्रिटिश स्टेट का काम यही होता है कि उस 5 लोग को आइडेंटिफाई करो। इसलिए बोला जाता है कि कभी आप 5 डेलीगेशन भेजिए, कहीं भी या कोई मूवमेंट कीजिए, कोई प्रोटेस्ट कीजिए, बोला जाता है आप 5 डेलीगेशन भेजिए, और उस 5 डेलीगेशन को आराम से शांत कर दिया जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन जैसे भी शांत करे, मना करके, पुल्हा करके, समझा करके, चाहे उसके बात को मान करके, उसको एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में है। पर वही 5 लोग जो है ना मेन, जो फ्रीडम बोल सकते हैं, फ्रीडम फाइटर की तरह होते हैं। अब आते हैं, हु लीड ऑफ द संथाल रिबेलियन। संथाल रिबेलियन को किसने लीड किया था? तो सिद्धू एंड कन्हू ने किए थे। कब किया था? तो 1855 में। ये भी झारखंड वाले, रांची वाले रीजन में हुआ था संथाल रिबेलियन। ठीक है, कहाँ हुआ था? झारखंड वाले रीजन में, झारखंड के रांची वाले रीजन में। कब हुई थी? तो 1855 में। किसके द्वारा किया गया था? सिद्धू एंड कन्हू के द्वारा। संथाल रिवोल्ट, देखिए पूछा 1855 1856, हु लीड द रिवोल्ट ऑफ संथाल? सिद्धू एंड कन्हू, रिपीटेड क्वेश्चन है। विच ब्रिटिश कमांडर वाज डिफीटेड बाय द संथाल इन 1855? मेजर बुरक नाम था, हाँ, मेजर बुरक। कौन सा ब्रिटिश कमांडर था जो संथाल मूवमेंट में जो है ना, संथाल रिबेलियंस मूवमेंट में जो है ना हार गया, डिफीट कर दिया गया था? तो मेजर बुरक। कब हुआ था? 1855 में। उलगुलान रिवोल्ट वाज रिलेटेड टू द बिरसा मुंडा। और इसको, उलगुलान मूवमेंट को क्या बोलते हैं? मुंडा रिवोल्ट भी बोलते हैं, कई कई बार इसको, सॉरी, इसको मुंडा रिवोल्ट भी बोलते हैं, मुंडा रिवोल्ट। बिरसा मुंडा को और क्या बोलते हैं? धरती आबा भी बोलते हैं, धरती आबा। आबा मीन्स होता है भगवान, और धरती में धरती, धरती का जो भगवान है, ये लोग बिलीव करते थे, जो भी मुंडा टाइप ये लोग बिलीव करते थे, जो बिरसा मुंडा है ना, वो भगवान के दिए हुआ दूत है, इनकारनेशन है, जो हम लोग के भलाई के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, बाद में इनको कोलेरा होता है, जेल में जाते हैं, उनका डेथ हो जाता है। हुआ द लीडर ऑफ द मुंडा रिवेलियन? बिरसा मुंडा। ठीक है, बिरसा मुंडा। मुंडा रोज रिवोल्ट इन द 1899 में। मुंडा रिवेलियन कब हुआ था? 1899 में। ठीक है, एम द फ्लोइंग बिरसा वाज कैप्चर वाइल स्लीपिंग ऑन द 3 फरवरी को किए गए थे इनको स्लिप। बिरसा मुंडा को कब कैप्चर किया गया था? 3 फरवरी 1900 में। रिवोल्ट कब हुआ था? 1899 में, और 3 फरवरी को कैप्चर भी कर लिया गया था, बताइए। एमंग द गिवन बिलो, बिरसा मुंडा वाज इन फेवर ऑफ झारखंड, उत्तरांचल एंड छत्तीसगढ़। बिरसा मुंडा किसके फेवर में थे? तो बिरसा मुंडा इस किसी के फेवर में नहीं थे, वो किसी स्टेट की डिमांड नहीं करते। और जो मुंडा ट्राइब है उसके राइट को डिमांड कर रहे थे, उसके राइट के के लिए लड़ रहे थे कि हमको मुंडा राज चाहिए। मुंडा मतलब जो मुंडा के लोग हैं ना, वहाँ के मुंडा ट्राइब, उसकी राज चाहिए, ये नहीं कि स्टेट मांग रहे थे। ठीक है, वो ऑप्शन में हुआ। फॉलोअर ऑफ बिरसा मुंडा कंसिडर हिम द इनकारनेशन ऑफ धरती, अब वो ये भगवान मानते थे लोग। द होज रिवोल्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग द 1820 1821। ठीक है, द इमीडिएट कॉज ऑफ द डीकन राइट ऑफ 1875, डीकन राइट जो हुई थी उसके इमीडिएट कॉज क्या था? द शैडो ऑफ द फमाइन, शैडो ऑफ द फमाइन। ठीक है, वहाँ पे तो भुखमरी आ गई थी। दूसरा, हाई इंटरेस्टेड, जो भी महाजन था, जो भी जमींदार था, महाजन था, वो इंटरेस्ट जो है ना काफ़ी ज़्यादा लेता था, इसलिए वहाँ पे इमीडिएट कॉज बना डीकन राइट होने का। अब पूछेगा डीकन राइट कब हुई थी? तो 1875 में। एक कॉजेज तो सबको पता है, कहीं भी होने का तो ये सब कॉमन कॉजेज होता है। मोपला रिविलियन कहाँ हुई थी? तो केरला में हुई थी 1821 में। मोपला रिविलियन कहाँ हुई थी? केरला में हुई थी। कब हुई थी? तो 1821 में। ठीक है, द तेभागा मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन द 1846 फ्रॉम द बंगाल अंडर द लीडरशिप ऑफ किसान सभा। जो किसान सभा का मूवमेंट है ना, किसान सभा कब बना था? स्वामी शारदानंद सरस्वती के अंदर 1929 में सोनपुर, बिहार, और ऑल इंडिया
ऑल इंडिया किसान सभा इसको बोलते हैं। किसान सभा कब बनी थी? 1936 में। कहाँ बनी थी? लखनऊ में। इसके प्रेसिडेंट और चेयरमैन कौन थे? स्वामी शाहजानंद सरस्वती। शाहजानंद सरस्वती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। अब देखिए डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन में दो कंसेप्ट था। अब शुरुआत एक बार कर देते हैं, जो नहीं पूछता कि फर्स्ट कब हुई थी। तो फर्स्ट अगर डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन की बात करें ना, वैदिक एज मिडाइवल हम लोग छोड़ देते हैं, मॉडर्न का हम देख रहे हैं, मॉडर्न का देखेंगे। डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन को हम लोग ट्रेस बैक करते हैं अगर, तो डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन हुई थी जो वेरेन हेस्टिंग था 1772 में। ठीक है, वो बनाता क्या है, मुस्लिम लॉ यूनिवर्सिटी बनाता है। मुस्लिम लॉ बोल सकते हैं, कॉलेज बोलिए, यूनिवर्सिटी बोलिए, जो बोलिए, मुस्लिम, क्योंकि मुस्लिम फिलोसफी को पढ़ाने के लिए, फिलोसफी को पढ़ाने के लिए इसी के विरोध में बनाते हैं जोनाथन दुनकान। जोनाथन दुनकान बनारस में जो है ना हिंदू कॉलेज बनाते हैं। याद कर लीजिएगा, फर्स्ट बार पूछेगा हिंदू कॉलेज। हिंदू कॉलेज बनाते हैं। अब ये बनाते हैं मुस्लिम फिलोसफी को पढ़ाने के लिए, और जोनाथन दुनकान बनाते हैं हिंदू फिलोसफी पढ़ाने के लिए बनारस में। अब आते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, ही पास इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 विच पुट स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शन ऑन यूनिवर्सिटी। कौन जो है ना इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पास करता है? तो लॉर्ड कर्जन पास करता है। पूछ सकता है कि कब पास हुई थी? तो 1904 में पास हुई थी। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट कब पास हुई थी? 1904 में। कब पास, किसके द्वारा पास किया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा पास किया गया था। ठीक है, फिर आता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन इस्टेब्लिश। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन कब इस्टेब्लिश की थी? 15 अगस्त 1906 में। यही नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एनसीईआरटी बनता है ना, एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन ऑफ रिसर्च एंड ट्रेनिंग इसको बोलते हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी को बोलते हैं। ठीक है, कब बनी थी? 15 अगस्त 1906 में। लॉर्ड कर्जन पास इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट कब? 1904 में। सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, देखिए। ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंटेड सेडलर यूनिवर्सिटी कमीशन फॉर रिफॉर्म इन एजुकेशन कब बनी थी? 1917 में। अभी सेडलर यूनिवर्सिटी कमीशन के बारे में जानिए। जितना भी आज यूनिवर्सिटी आप देख रहे हैं, पटना यूनिवर्सिटी का खास करके पूछेगा। पटना यूनिवर्सिटी कब बनी थी? 1917 में। कहीं 16 कहीं 17 देता है, 1917 में। और पटना, दिल्ली यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, ठीक है, जामिया मिलिया इस्लामिया, जामिया मिलिया इस्लामिया, और अभी साउथ का कुछ यूनिवर्सिटी। जितना भी यूनिवर्सिटी अभी देख रहे हैं ना, जो नए नए यूनिवर्सिटी आपको टॉप लग रहे होंगे, वो लगभग जो है ना सेडलर यूनिवर्सिटी के अंदर ही बनी थी। कौन थे इस समय गवर्नर? जेम्स मोंटेस्क्यू था। मोंटेस्क्यू पूछ देता है गवर्नर कौन था, मोंटेस्क्यू था। ठीक है, आगे चलते हैं। In 1902, the Lord Curzon appointed the University Commission, including 2 Indian members. कौन लॉर्ड कर्जन जो है ना 1902 में यूनिवर्सिटी कमीशन बनाता है। वो यूनिवर्सिटी कमीशन जो रिपोर्ट देते हैं, उसके बाद इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पास होती है। ठीक है, इसमें कौन 2 इंडियन थे इंक्लूडेड थे मेंबर? बाकी सब तो फॉरेनर थे, बस 2 इंडियन थे। इंडियन में 2 थे, कौन? सैयद हुसैन बिलग्रामी एंड जस्टिस गुरु दास बनर्जी। दो कोई थे। ठीक है, अब नाम पूछ लेगा कौन कौन थे, कौन कौन नहीं है, देखिए पूछ भी दिया। सैयद हुसैन बिलग्रामी, क्योंकि जो कर्जन का जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन एक्ट है काफ़ी फेमस है और बार बार पूछता है कोई भी कमीशन। जस्टिस गुरुदास बनर्जी, और ईडीओ के लिए तो सब इंपॉर्टेंट ही होगा भाई। द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द वुड डिस्पैच ऑफ 1854। अब देखिए वुड डिस्पैच का कुछ कंसेप्ट समझ लेते हैं। ठीक है, सिर्फ भागने से कुछ नहीं होगा, कंसेप्ट समझ लेते हैं वुड डिस्पैच का। जब मैकुले आता है ना, लॉर्ड मैकुले जिसको बोलते हैं हम लोग, जो 1835 में विलियम बेंटी के टाइम में आता है, और इसको एक काम दिया जाता है कि तुम क्या करो, जो इंडिया का एजुकेशन है ना, इस ऐसा रिफॉर्म लाओ को एजुकेशन जो है डेवलपमेंट हो जाए। एजुकेशन में डेवलपमेंट हो जाए, लिटरेसी रेट बढ़ जाए, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो है ना लोगों का बढ़ जाए। तो ये सजेस्ट क्या करता है वुड इस पे, जो मैकुले क्या कहता है, मैकुले कहता है कि सब लोग को अंग्रेजी सिखा दीजिए। अंग्रेजी सिखाइएगा, बुक उपलब्ध है, कंटेंट उपलब्ध है, और ऊपर से हम अपने क्या बोल देंगे, अपने आइडियोलॉजी को थोप देंगे आसानी से। तो दोनों तरीके से सोच रहा था। हालांकि एक ही तरीके से सोच रहा था कि कैसे भी अपने जो है ना सुपरियरिटी को दर्शाए इन लोगों को, इंडियन के सामने, इंडियन के माइंड में अपनी सुपरियरिटी को बचा दे। ठीक है, तो मैकुले मिनट आता है 1835 में, देखते चलिएगा। 1835 में मैकुले मिनट आता है, इसको मैकुले मिनट बोलते हैं। पूछ देता है कब आता है मैकुले मिनट।
1835 में। और ये बोलता है ना, जो भी एजुकेशन होगा हम डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी पे काम करेंगे। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन, ध्यान रखिएगा, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी पे काम करेंगे। इट मीन्स हम जो शिक्षा देंगे ना, जो एजुकेशन देंगे लोगों को, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ अपर लोगों को देंगे। जो एलीट लोग हैं, अपर क्लास के लोग हैं, उसी को शिक्षा देंगे, निचले तबका को शिक्षा नहीं देंगे। और बाद में ये लोग जो है ना, शिक्षा को क्या करेंगे, एजुकेशन को क्या करेंगे, डिपार्ट करेंगे निचले तबके को। जो गरीब है, जो सोसाइटी अगर इस तरह से है, कोई भी सोसाइटी ऐसे ही होती है, ठीक है, पिरामिड की तरह ऐसे होती है। ये जो जो मासेज है ना, ये मासेज ना अनएजुकेटेड होते हैं, अंडर प्रिविलेज होते हैं, अनएजुकेटेड, अंडर प्रिविलेज, ठीक है। इनके पास सब कम पुअर होते हैं, कोई रिसोर्सेज नहीं होता है। जो ये मिडिल है ना, जिसको मिडिल क्लास हम लोग बोलते हैं, इनके पास कुछ होते हैं पर इनके जैसा नहीं होता। इससे ये ऊपर होते हैं। और ये जो है ना अपर, इसको बोलते हैं अपर क्लास, बोल सकते हैं इसको अपर क्लास, और इससे ऊपर होते हैं। तो मैकुले का कहना था कि जो हम एजुकेशन देंगे ना, हम सिर्फ इस अपर क्लास को देंगे, और जब ये लोग सीख लेंगे ना, तो इसको सिखाएंगे और ये जाके इसको सिखाएंगे, ठीक है। तो बताइए कितना टाइम लग सकता है एजुकेशन को डिपार्ट होने में, रिसोर्सेज। तो यही जो है ना, मैकुले को इसलिए लोग गाली देता है कि एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह से क्या करता है, ध्वस्त कर दिया, बर्बाद कर दिया, ठीक है। अब आते हैं वुड डिस्पैच पे। फिर आता है 1854 में, क्या बता, वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच क्या कहता है, वुड डिस्पैच के एक और नाम है इसका, वुड डिस्पैच नाम नहीं, इसको प्रेम से प्यार से बुलाते हैं, क्या बोलते हैं, मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, मैग्ना कार्टा, कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इसको बोलते हैं, लिख देते हैं, ठीक है। मैग्ना कार्टा, कार्टा ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश एजुकेशन। इसलिए बोलते थे कि जब वुड डिस्पैच आता है ना, तो ये क्या कहता है कि नहीं, हम वी विल रिजेक्ट द डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। जो तुम डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी की बात करते हो, हम इसको रिजेक्ट करेंगे। हम ऐसे एजुकेशन को डिपार्ट नहीं करेंगे, हम त्रिस्तरीय चलेंगे, इस तरह से चलेंगे, ठीक है। देखिए एडू के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि कैसे था, क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड एग्जाम है। वुड डिस्पैच में क्या कहता है कि जो हम ना एजुकेशन हम सिर्फ मास को देंगे, मास को इस लैंग्वेज में देंगे, वर्नाकुलर लैंग्वेज में देंगे। और वो क्या कहता है, सबको इंग्लिश सिखा दो, ये कहते हैं वर्नाकुलर लैंग्वेज। वर्नाकुलर इन द सेंस कि जो निचले तबका के लोग हैं, जो एक गांव का बच्चा है, एक सोसाइटी का बच्चा जो कभी स्कूल नहीं देखा, उसके फैमिली ने किसी स्कूल के बारे में नाम नहीं जाना, उसको तुम अगर अंग्रेजी सिखाओगे तो कभी नहीं सीख पाएगा, कभी नहीं आगे बढ़ पाएगा। तो उसको क्या सिखाओ, जिस भाषा में वो बात कर पा रहा है, जिस भाषा में लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में वो समझ पा रहा है ना, उसी भाषा में उसको क्या देना है, हमको एजुकेशन देना है, ठीक है। अभी देखिए बहुत बड़ा डिमांड चलता है कि हिंदी को हिंदी को जो है ना, हिंदी लैंग्वेज को थोप दिया जाता है, तमिल वाले अंदर वाले जो है ना, इसको करते कि नहीं, हमारी रीजनल लैंग्वेज है, हमारी मात्र लैंग्वेज है, मदर टंग है, हम उसको पहले सिखाएंगे, बाद में आप बोलिएगा हिंदी भी सिखा देंगे, इंग्लिश भी सिखा देंगे, 3 लैंग्वेज हो जाएगा। हिंदी वाले देखिए कभी तो भोजपुरी में सिखाओ तो संभव नहीं है, क्योंकि मगही है, मगधी है, अवधी है, कितना भोजपुरी सिखाइएगा आप, उर्दू सिखाइएगा। तो हिंदी जो है ना बेस हो गया। हिंदी लगभग सब भाषा बोल लेते हैं, सभी लोग लगभग आम तौर पे लोग बोल ही लेते हैं हिंदी हर जगह का। तो हिंदी में हम सिखाएंगे, जो मदर टंग उसमें सिखाएंगे। जब बच्चे सेकेंडरी में चले जाएंगे ना, प्राइमरी से जब से बच्चे सेकेंडरी में जाएंगे, तो उनको दोनों लैंग्वेज सिखाएंगे, वर्नाकुलर और प्लस इंग्लिश, ठीक है। मतलब दोनों लैंग्वेज में इसको एजुकेशन डिपार्ट की जगह पढ़ने, प्राइमरी लेवल पे सिर्फ वर्नाकुलर, सेकेंडरी लेवल पे ये प्राइमरी हो गया, ये सेकेंडरी हो गया, ये टर्सरी हो गया, ठीक है। हायर इसको बोल सकते हैं, टर्सरी सही नहीं है, ठीक है। इसको जो है ना इंग्लिश और वर्नाकुलर सिखाएंगे। जब वो हायर स्टडीज में जाएगा तो उसको सिर्फ इंग्लिश सिखाएंगे। अब बच्चों को सब चीज़ का नॉलेज होगा और एजुकेशन आसानी से डिपार्ट कर जाएगी, ठीक है। यही था वुड डिस्पैच, दूसरा कुछ नहीं था। अब जो भी वुड डिस्पैच से क्वेश्चन आएगा आप आराम से बना लेंगे। देखिए एक सेकेंड, आप इसको लिख लीजिएगा, मिटा नहीं सकते हैं, ठीक है। तो मैं पढ़ देता हूँ। The following statements are correct regarding the Wood Dispatch 1854. It recommended English education as the medium of instruction for the higher studies, बिल्कुल कहा था। It led station female education and vocational training, बिल्कुल। देखिए हो ना हो वाला की बात, वो सेकेंड दीज आर द सेकेंडरी, ठीक है। हम उस मैटर पे नहीं जाएंगे। और आज भी है कि हाँ एजुकेशन हमको, औरत की एजुकेशन जो है ना वुमेन्स के अधिक बढ़ा देना है, कमीशन तो कुछ भी रिपोर्ट दे रही है। कितना आज पंचायत का ही है, लगभग 50% बिहार में रिजर्वेशन है वुमेन्स की। कितने परसेंट वुमेन जो है ना पंचायती को चला रही है, पंचायत एडमिनिस्ट्री में,
कितना परसेंट वुमेन पंचायत में काम करती है और अपने अपने मन से सिग्नेचर करती है, अपने मन से किसी पॉलिसी को, किसी जो स्कीम को इम्प्लीमेंट करती है, एग्जीक्यूट करा पाती है? 10%, 10 से 15% मैक्सिमम हो सकता है, उससे ज़्यादा कोई है नहीं ऐसे। तो इसीलिए अब क्या कंसेप्ट आ गया, पंचायत पति, समझ रहे हैं ना, पंचायत पति का सिंड्रोम है, पंचायत पति सिंड्रोम इसको बोलते हैं। और क्या है, सरपंच पति, सरपंच तो है बेचारी औरत, ठीक है, जिसको, लेकिन रूल कौन कर रहा है, उसका पति रूल कर रहा है। तो उस वही है, एजुकेशन पे स्ट्रेस तो दिया गया, पर ये जो है ना कि उस पे कुछ खास इम्प्रूवमेंट हुआ नहीं। अगर इम्प्रूवमेंट हो जाता तो हम यही थोड़ी रहते। देखिए, औरत को पढ़ाना मीन्स एक सिर्फ उस औरत को पढ़ाना नहीं होता है, आप एक जनरेशन को पढ़ा रहे हैं, आप एक जो है ना फैमिली को आज से जो है 10 पीढ़ी को आप शिक्षा दे रहे हैं। तो इसलिए जो है ना इंग्लिश जो सॉरी एजुकेशन जो है ना वुमेन को इम्पार्ट कराना मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप उसको खाने के लिए दो या ना दो, वो सेकेंडरी है, इम्पॉर्टेंट तो वो भी है और सेकेंडरी है, पर एजुकेशन जो है ना औरत को देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर बच्चे पढ़ेंगे, फिर फैमिली पढ़ेंगी, फिर सब जनरेशन आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए एजुकेशन को मोस्ट इंपॉर्टेंट किया जाता है किसी भी कमीशन में। अब आते हैं डेवलपमेंट ऑफ प्रेस इन इंडिया। इसका भी हम पहले इतिहास थोड़ा सा देख लेते हैं, कुछ विशेष बात नहीं करेंगे, ठीक है। एक न्यूज़पेपर था बंगाल जनरल एडवर्टाइजर, इसको बोलते हैं, ठीक है। बंगाल जनरल एडवर्टाइजर लिख देता हूँ मैं, बंगाल सॉरी जनरल एडवर्टाइजर, ठीक है, एडवर्टाइजर। इसको बंगाल गजट भी बोलते कभी कभी, कहीं दे देगा बंगाल गजट, यार बंगाल गजट किसके द्वारा लाया गया था, जेम्स ऑगस्टस हिकी के द्वारा, जेम्स जेम्स ऑगस्टस ऑगस्टस हिक्की, HICKEY, जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा पहला अगर न्यूज़पेपर पूछे इंडिया का कौन सा ऐसा न्यूज़पेपर है, तो जेम्स ऐसे बंगाल गजट है। और तो क्या बोलते हैं, बंगाल जनरल एडवर्टाइजर इसको बोलिए, चाहे बंगाल गजट बोलिए, ठीक है। किसके द्वारा लाया गया था, तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा लाया गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। अब बहुत सारा फिर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आता है, गैग एक्ट आते हैं, इसको क्या बोलते हैं, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड क्या बोलते हैं, लॉर्ड रिपन, बहुत सारे कमीशन भी आता है। तो उसको देखेंगे जब हम पढ़ेंगे, तो अभी हम क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं, दी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878 वाज रिपील बाई। अब देखिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पहले, अब कोई रिपील कर रहा है, खत्म कर रहा है, तो कोई ना कोई तो लाया होगा। लाने वाला कौन था, लॉर्ड लिटन था, ठीक है, लॉर्ड लिटन था। अब क्या वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को कौन लाया था, लॉर्ड लिटन लाया था। कब लाया था, तो 1878 में लाया था, ठीक है। और इसको और क्या बोलते हैं, गैग्ड एक्ट बोलते हैं, GAED, गैग्ड एक्ट बोलते हैं। पूछे गैग्ड एक्ट किसको बोलते हैं, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को बोलते हैं। और वर्नाकुलर अभी पता था ना, वर्नाकुलर मीन्स होता है रीजनल लैंग्वेज। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को इसलिए लाया गया था कि जो छोटे जो निचले तबके के जो पत्रकार थे, जो भी पत्रकार थे निचले तबके के, जो पम्पलेट निकाल देते, न्यूज़पेपर निकाल देते, आर्टिकल निकाल देते, ठीक है, पेपर निकाल देते, तो उनको जो है ना टारगेट किया जाता था। इसलिए टारगेट किया जाता था कि ये लोग नेशनल मूवमेंट में काफ़ी ज़्यादा भागीदारी लेते थे। जो ब्रिटिश के बारे में, ब्रिटिश के विरोध में, यहाँ क्या वार हो रही है, यहाँ कैसे लोग भिड़ंत कर रहे हैं, यहाँ कैसे लोग जो है लड़ाई कर रहे हैं, इसलिए वो सब उसमें डिस्कस किया जाता था, ठीक है। तो इससे लोग क्या होते थे, जागरूक होते थे। तो ब्रिटिशर्स ने क्या सोचा, लिटन ने क्या सोचा कि हम पेपरे को बंद कर देते, कि ना लोग पढ़ेगा ना लोग जानेगा। ना लोग नहीं, जैसे बिहार में, सॉरी इंडिया में, पूरे इंडिया में हो रहा है कि हाँ छोटा छोटा जो कॉलेज, मर्जर मर्जर के नाम पे, कि हाँ जो निचले तबका का जो कॉलेज है, छोटे छोटे जो स्कूल है बच्चे के, उसको बंद कर दो मर्जर के नाम पे। न स्कूल रहेगा, ना बच्चा पढ़ेगा, प्राइवेट में जाएगा। प्राइवेट में कौन पढ़ेगा, जिसके पास पैसा होगा, संपत्ति होगा, कौन पढ़ेगा, गरीब के बच्चे कितने परसेंट पढ़ पाएंगे। तो वही है, जो न्यूज़पेपर ना रहेगा ना लोग पढ़ेगा। तो इसलिए लिटन लाया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। अब इसको कहा गया, डीएम को पूरी तरह से पावर दे दिया कि डीएम डिसाइड करेगा कि कौन सी न्यूज़पेपर चलेगी, कौन सी न्यूज़पेपर नहीं चलेगी। ये जो पूरा ना डीएम के हाथ में ही रहेगा। इसलिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था। जब लिटन आया तो लिटन इसको खत्म, सॉरी रिपन आया तो रिपन इसको क्या किया, खत्म किया, कि नहीं ये सही नहीं है। लोगों के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, राइट टू लाइफ है, इसको आप जीने दीजिए और लोगों को सुनने और जानने दीजिए, ठीक है। तो रिपन जो है ना वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या किया, खत्म कर दिया। अब कहीं से भी क्वेश्चन घुमा कर आके पूछे, आप बना लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हु इन अमेरिका स्टार्टेड टू इशू न्यूज़पेपर फ्री हिंदुस्तान। फ्री हिंदुस्तान को अमेरिका में किसने स्टार्ट किया था, तो तारकनाथ दास ने।
देखिए आप लोगों को अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है ना कंज्यूम तो बताइएगा कमेंट करके, मैं थोड़ा फास्ट चलूँगा और सिर्फ क्वेश्चन को ही डिस्कस करूँगा। अगर अच्छा लग रहा हो, सेम अगर प्रोसेस सही है तो भी बताइएगा प्लीज़, क्योंकि इम्प्रूव करना हमारी फितरत है और हमारी ज़रूरत भी है सीखना और जानने की। हु इन अमेरिका स्टार्टेड टू इशू न्यूज़पेपर, कौन अमेरिका में जो न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था फ्री हिंदुस्तान, तो तारकनाथ दास। ठीक है। हु फाउंड द अमृत बाजार पत्रिका, शिशिर कुमार घोष। अमृत बाजार पत्रिका किसके द्वारा फाउंड किया गया था, शिशिर कुमार घोष के द्वारा। विच जर्नल वाज नॉट एसोसिएटेड विद रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी, कौन सा ऐसा जर्नल है जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी से एसोसिएटेड नहीं थी। तो हालांकि ऑप्शन में चार तीन होंगे, वो सब होंगे, यंग इंडिया नहीं थी। यंग इंडिया महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। ठीक है। ये जो है ना रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं थी। कौन कौन बताए तो कौन कौन इन्वॉल्व थी, अब इसमें नहीं है तो बता ही देता हूँ मैं कौन कौन इन्वॉल्व होगी। संध्या, संध्या, युगांतर, युगांतर, और अभी मुझे दो याद आ रहे हैं और बहुत सारे होंगे पर हमें दो याद आ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एमंग न्यू इंडिया लीडर, यंग इंडिया एंड द फ्री प्रेस जर्नल, दिस पेपर वाज इसेंशियली द माउथ पीस ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ लिबरल्स लीडर। ठीक है, लीडर जितने भी एमंग न्यू इंडिया लीडर, यंग इंडिया एंड द फ्री प्रेस जर्नल, दिस पेपर वाज इसेंशियली द माउथ पीस ऑफ द पॉलिसीज ऑफ लिबरल्स। जो भी मतलब ये कौन से ऐसे न्यूज़ पेपर थे, कौन जो इस न्यूज़ पेपर लिबरल के जो ना माउथ पीस होते थे, लिबरल जो पॉलिटिकल थिंकर थे, इसके पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, जो बोल सकते पॉलिटिशियन बोल सकते थे, माउथ पीस होते थे, लीडर होते थे। ठीक है। एमंग इंडियन नेशन, पंजाब केसरी, प्रभाकर एंड डाउन, न्यूज़ पेपर यूज टू बी पब्लिश फ्रॉम पटना हुआ था इंडियन नेशन। इंडियन नेशन जो है ना पटना से पब्लिश किया जाता था। ठीक है। बाकी सब इंडियन नेशन पटना से, पंजाब उधर से, पंजाब जो है ना पंजाब से, प्रभाकर जो है ना और डाउन पाकिस्तान से इशू किए जाते थे, और प्रभाकर जो है ना उधर नॉर्थ के उत्तर उत्तर प्रदेश वाले जैसे। वो स्टार्ट था जर्नल बहिष्कृत भारत। बहिष्कृत भारत किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। और इनके इन्हीं के नाम पे एक और कमेटी बनाए थे। ठीक है। बहिष्कृत हितकर्णी सभा, बहिष्कृत हितकर्णी सभा, हितकर्णी करनी सभा, कि जो भी मार्जिनलाइज लोग हैं, जो भी अंडर प्रिविलेज लोग हैं ना, उसको जो है ना हित के लिए एक सभा बनाए थे। कौन, भीमराव अम्बेडकर। ठीक है। द फर्स्ट जर्नल न्यूज़पेपर पब्लिश आउट ऑफ पटना इन इंग्लिश, जो बिहार हेरल्ड। अगर इंग्लिश में कहेगा पटना से कौन सा न्यूज़पेपर पब्लिश हुई थी, तो बिहार हेरल्ड। और हिंदी में क्या कहता है, देश बंधु, सॉरी दिन बंधु इसको बोलते हैं, तो बिहार बंधु, सॉरी बोल रहा हूँ मैं, बिहार बंधु। हिंदी में बिहार बंधु और इंग्लिश में बिहार हेरल्ड, और न्यूज़पेपर मिलाना है। ठीक है। द हिंदू का जी सुब्रमण्यम अय्यर, पता है केसरी का तिलक, और द बंगाली का सूर्यनाथ बनर्जी, हिंदुस्तानी का गगन प्रसाद वर्मा। ऑप्शन में मिला हुआ है पहले से। ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा जरूर, तिलक का एंड इसको कम से कम, ये दोनों सुब्रमण्यम तो पता चल जाता है नाम से, पर इसमें कन्फ्यूजन होता है बार बार। द बंगाली का सूर्यनाथ बनर्जी, और यही जो है ना सुरेंद्र बनर्जी, एक और बात है, सुरेंद्र बनर्जी ये पहला पत्रकार थे जो जेल गए थे, किस लिए, पेपर निकालने के लिए। अब पूछेगा हुआ द फर्स्ट जर्नलिस्ट हु वाज इम्प्रिजन और एग्जीक्यूटेड फॉर पब्लिशिंग अ न्यूज़पेपर और आर्टिकल्स, तो कौन थे, सुरेंद्र बनर्जी थे। ठीक है। आगे चलते हैं। इट वॉज नॉट अ नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर, टाइम्स ऑफ इंडिया अभी भी चल रही नेशनलिस्ट, उसमें ऑप्शन में होंगे नेशनलिस्ट, ये नहीं थी। ठीक है। अब आते हैं सोशियो रिलीजियस मूवमेंट। देखिए सोशियो रिलीजियस मूवमेंट का सबसे बड़ा करने का कारण ये होता है ना, एक समाज दो तरीके से चलता है, एक तो लॉ से और एक समाज से। कोई भी देश दो तरीके, एक समाज से एक लॉ से। नहीं कहते फर्स्ट वी मेक लॉ एंड देन लॉ इज मेकिंग टू अस, पहले हम लोगों ने कानून बनाया और कानून आज हमको बना रही है। कानून पहले से बनकर थोड़ी थी भाई, कैबिनेट कमीशन कैबिनेट मिशन आई, देन कैबिनेट कमेटी बनी। ठीक है। असेंबली हुए, बहुत सारे डिस्कशन हुई, तब लॉ बना। और आज वही लॉ, हमने लॉ को गाइड किया कि भाई ये होना चाहिए, लोगों को इतना अधिकार होना चाहिए, इतना ड्यूटी होनी चाहिए। ठीक है। ये काम उनको करना चाहिए, ऐसे ही सिस्टम चलेगा। और वही कानून जो बन करके किताब बन चुकी है, वो लोगों की किताब नहीं, वो सोच है, वो देश की सोच है, एक समाज की सोच है, एक दुनिया की सोच है। वो सोच हमको किस गाइड कर रही है कि देखिए आपको ये काम करना चाहिए, आपको क्यों नहीं करना चाहिए। पहले हमने बनाया, फिर हमको बना रही है, तो इसीलिए बोलते हैं सोशलिज्म। एक तो पॉलिटिकल मूवमेंट हो गया। ठीक है। एक पॉलिटी, इसके दो क्राइटेरिया हैं, एक पॉलिटी और दूसरा सोसाइटी। ठीक है। जो लोगों को लग रहा है ना कि लोगों को हम सुधार कर सकते हैं किस चीज़ से, गाइड करके, पीट करके, थुथुर मुँह मुँह तूर के, थुथुन तूर के। ठीक है। ये यही बोलते हैं ना,
स्टेट पुलिस क्या करती है, वही तो करती है ना, कि लोग समझे तो समझे, नहीं समझे तो फिर जैसे समझाना समझाएंगे ही। तो कानून उसी लिए बनाया जाता है। कानून देखिए, कानून लॉ फॉलो करने वाले के लिए नहीं है, कानून उसके लिए जो कानून को नहीं मानता है। जो मानने वाला हो तो मानेगा ही, जो नहीं मानने वाला ना उसके लिए कानून बनाया जाता है, हालांकि वो भी नहीं मानता है, वो तो बाद में नेता बन जाता है। ठीक है। एक तो कानून से आप लॉ बना दीजिए, लोगों को स्ट्रिक्ट कीजिए कि आप ये नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको फाइन लगेगा, आपको ये ड्यूटी ये नहीं है। दूसरा, एक सोशली लोगों को ना स्ट्रक्चर कर दीजिए, नहीं कहता कि इसके अंदर संस्कार नहीं है, इसके अंदर तमीज़ नहीं है, बोलने का, समझने का, बात करने का, लोगों को जानने का, पहचानने का। तो एक सोसाइटी को उस तरह से स्ट्रक्चर किया जाता है। ठीक है। इसलिए सोशल रिलीजियस मूवमेंट चलता है कि जो हमारे अंदर कुरीतियाँ है ना, हमारा जो बुराइयाँ है ना, उसको हम धीरे धीरे फेड आउट करेंगे, दूर करेंगे अपने अंदर से। तो सोशल रिलीजियस मूवमेंट का वही मेन मकसद होता है। ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। द कैटेगरी ऑफ पॉपुलेशन हु वेर प्राइमरली अट्रैक्टेड बाय द रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट ऑफ द 19th सेंचुरी। कौन से ऐसे कैटेगरी के किस कैटेगरी के जो लोग थे, वो जो है ना सोशल रिलीजियस मूवमेंट में इन्वॉल्व होते, रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में इन्वॉल्व होते थे। ठीक है। अट्रैक्ट किया जाता है इंटेलेक्चुअल, जो पढ़े लिखे लोग वही करेंगे ना। आज आज जो भी सोसाइटी है, समाज आज कानून ये बात अलग है कि जो पार्लियामेंट में जितने भी अनपढ़ बैठे हुए हैं, 5% भी, कोई चौथा फैलाई, कोई पाँचवा फैलाई, कोई 10वां फैलाई, पता नहीं। ठीक है, वो बात की बात है। बैठे हुए हैं, कौन उस चीज़ को रिफॉर्म में कौन होते हैं, जो अपर इंटेलेक्चुअल्स हैं। ठीक है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, समाज के एक अपर तबका के लोग हैं, वही जो है ना मूवमेंट में किसी भी मूवमेंट में भाग लेते हैं, चाहे वो बुराई वाला हो चाहे अच्छाई वाला हो। तो वही है अपर कास्ट, अर्बन अपर कास्ट एंड लिबरल प्रिंसिपल्स। ठीक है। द फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस किसको बोला जाता है, तो राजा राम मोहन राय को बोला जाता है। अब इसको बोला जाता है, इनको क्यों बोला जाता है, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु स्टार्टेड द रिलीजियस मूवमेंट और सोशल रिफॉर्म मूवमेंट इन इंडिया। जो राजा राम मोहन राय का एक बुक था, गिफ्ट टू मोनोथिज्म, याद कर लीजिएगा, बहुत बार पूछता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी तो और ज़्यादा। गिफ्ट टू मोनोथिज्म, देखिएगा, प्लीज़ टाइम लगेगा, आप लोग थोड़ा पेशेंस बना के, बहुत सीखने को मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। तो ही गिफ्ट मोनोथिज्म, मोनोथिज्म का मतलब होता है ना, मोनोमिस एक, मोनोमिस एक, और थिज्म का मतलब मानना। हम भगवान एक है। ठीक है। हम वी शुड बिलीव इन वन गॉड। रिलीजन एक है, भगवान एक है, भले पंथ अलग अलग हो, उसकी बात अलग है, तो हमको एक भगवान में बिलीव करना चाहिए। इन्हें कि 13 को, 14 को, 15 को, 20 को, 50 को, 1000 को भगवान में बिलीव कीजिए और खुद में कन्फ्लिक्ट कराइए। दूसरा बात, इनका एक और बुक था, परसेस्ट ऑफ जेसस, परसेस्ट ऑफ जेसस। इनका 2 बुक याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसका, राजा मोहन राय का। और बात, ये जाने जाते थे ना सत्य प्रैक्टिस के लिए, सत्य प्रैक्टिस के लिए। जो सती बैन हुई थी ना, बैन ऑफ सती 1829 में विलियम बेंटिक के नाम, विलियम बेंटिक किया था, विलियम बेंटिक, इन्हीं के रिक्वेस्ट और इफोर्ट से किया था। ठीक है, सती प्रैक्टिस। तो पूछा किसके इफोर्ट से हुआ था, तो राजा राम मोहन राय के इफोर्ट से हुआ था। इनको और क्या क्या बनाए थे, आत्मीय सभा बनाए थे, आत्मीय, आत्मामीय मतलब नहीं, आत्मीय, जो नहीं कहता लोग कि इससे इससे और मेरा उससे जो ना आत्मा का मिलान है, इसको बोलते हैं आत्मीय सभा, कि लोगों जो आत्मा से मिलान होना चाहिए। ठीक है, इसलिए बनाया गया था। दूसरा था ब्रह्मो समाज, ब्रह्मो, ब्रह्मो सभा, लेटर इज चेंज टू द ब्रह्मो समाज, और लास्ट में क्या बोलते हैं, समाज बन जाता है। ठीक है, लास्ट में ही समाज बन जाता है। तो राजा राम मोहन राय के बारे में इतने कॉन्सेप्ट, इनको फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस भी बोलते हैं और फादर ऑफ इंडियन रिफॉर्म मूवमेंट भी बोलते हैं इनको। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। द फाउंडर ऑफ आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय, अभी पढ़े थे। ब्रह्मो समाज फाउंडेड इन 1828, और उसी के बाद उनको जो है ना सत्य रिवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। राजा राम मोहन राय स्टेब्लिश ब्रह्मो समाज इन 1828। देखिए, एक क्वेश्चन कंसेप्ट पढ़े, सब क्वेश्चन धाए धाए बनेगा, गोली की रफ्तार की तरह। ठीक है। द बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव न्यू हिंदुइज्म इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। कौन सा ऐसा व्यक्ति जो है ना न्यू हिंदुइज्म का रिप्रेजेंटेटिव बनता है बेस्ट सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी में, स्वामी विवेकानंद। न्यू हिंदुइज्म कहीं पूछेगा, कहीं कहेगा न्यू वेदांता। ठीक है, वेदांता, न्यू वेदांता कहेगा, कहीं कहेगा, कहीं न्यू हिंदुइज्म कहेगा। और यही एक ऐसा व्यक्ति है जो कहते थे सर्विस ऑफ मैन इज सर्विस ऑफ गॉड। यदि हम भगवान को पूजा कर रहे हैं ना, यदि भगवान को मान रहे हैं ना, सॉरी, इंसान को मान रहे हैं ना, तो हम भगवान को मान रहे हैं। तो पहले वी शुड रिस्पेक्ट द ह्यूमन बीइंग, देन वी शुड रिस्पेक्ट द गॉड। हमें पहले इंसान को मानना चाहिए, इंसान को रिस्पेक्ट देना चाहिए, इंसान को तवज्जो देना चाहिए, उसके बाद किसको, भगवान को। मतलब हम जब इंसान की करेंगे तो भगवान को मिलेगा।
और यही बोलते हैं हिंदुइज्म एंड इस्लाम इज द ओनली होप। कई बार स्टेटमेंट बना के पूछेगा कौन जो स्टेटमेंट थी, हिंदुइज्म एंड इस्लाम इज द ओनली होप फॉर द वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि जो हिंदू का पॉपुलेशन था और मुस्लिम का पॉपुलेशन है वो काफ़ी भास्टली ग्रो कर रहा है। और दूसरा बात, जो जो भी रिलीजियस है ना, जो भी दोनों रिलीजन है काफ़ी काल्म रिलीजन है। आप बोलने के लिए कुछ भी बोल दीजिए, अलग बात है। देखिए आज जो रिलीजियस जितने भी गुरुज हैं, चाहे मुस्लिम है, सॉरी मुस्लिम्स में है, चाहे हिंदूज में है, चाहे सिख में, जैन में, बुद्धिज्म, क्रिश्चियन में, किसी में भी है, ये सॉरी नहीं बोलना चाहिए, ये सबसे बड़े चूतिए हैं। इनको जो जो मिले उससे मारो। यही जो है ना स्टेट को, किसी भी राज्य को बर्बाद करने का मुख्य कारण यही होते हैं। न न किसी स्क्रिप्चर को इनको समझ है, कभी ठीक से न भागवत गीता पढ़ा होगा जो भी आज बाबा बन के घूम रहा है, न भागवत गीता पढ़ा होगा कभी, न कभी कुरान पढ़ा होगा जो मौलवी बन के घूम रहा है, न कभी ठीक से कोई हदीस पढ़ा होगा, न कोई कभी ठीक से क्या बोलते हैं ऋग्वेद पढ़ा होगा। लेकिन ज्ञान सबको पास है। ठीक है, तो वही है, नहीं अधजल गगरी छलकत जाए, वही कहानी है ये सबका, चुतिया सबका। सॉरी, हमें नहीं बोलना चाहिए, वी शुड रिस्पेक्ट देम, पर ये उस लायक है नहीं। और कोई व्यक्ति हमारे देश को कमज़ोर कर रहा है, किसी स्टेट में राज्य में कन्फ्लिक्ट करा रहा है, किसी जो जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, जो निचले तबका के लोग हैं, जो किसी चीज़ के बारे में उनको जानकारी नहीं है, उसको तुम भड़का करके अपने फेम के लिए, अपने पैसों के लिए तुम्हें मिल क्या रहा है? आने वाली जो पीढ़ी है हम उसको क्या देंगे, क्या दे करके जा रहे हैं भाई? यही गाली गलौज हिंदू मुस्लिम, कभी इस चीज़ का समाधान नहीं है। इसलिए भीमराव अम्बेडकर, सॉरी स्वामी विवेकानंद बोलते हैं इस्लाम, हिंदुइज्म एंड इस्लाम इज द ओनली होप फॉर द वर्ल्ड। पीसफुल वर्ल्ड अगर जीना है तो हिंदुइज्म एंड इस्लाम इज द ओनली होप है, और यही जो पूरी दुनिया को शांति से जीने दे सकते हैं। एक और इनके बारे में आता है, जो स्वामी विवेकानंद जो है ना पार्लियामेंट में स्पीच दिए थे, शिकागो के पार्लियामेंट में स्पीच दिए थे। कब दिए थे? 1893 में। पूछेगा ही पार्टिसिपेट इन द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन हेल्ड एट शिकागो। किसने पार्टिसिपेट किया था? तो स्वामी विवेकानंद। कहाँ हुई थी? तो शिकागो में। कब हुई थी? तो 1893 में। ये क्वेश्चन रिपीटेड पूछेगा, कहाँ हुई थी? तो शिकागो में। कब हुई थी? तो 1893 में। किसने पार्टिसिपेट किया था? तो स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है। और स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन कब बनाए थे? तो 1897 में। जब यहाँ से आया था उसके 4 साल बाद बना दिए थे। ठीक है। हुआ द शारदा मणि। शारदा मणि कौन थे? तो वाइफ ऑफ रामकृष्ण परमहंस। शारदा मणि कौन थी? तो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। रामकृष्ण परमहंस कौन थे? स्वामी विवेकानंद के क्या थे? गुरु थे। स्वामी विवेकानंद के गुरु थे कौन? रामकृष्ण परमहंस। उनकी पत्नी का नाम क्या था? शारदा मणि। एका मूवमेंट अकर इन द रूरल एरिया ऑफ दिस अवध स्टेट में एका मूवमेंट हुई थी। ठीक है, वही लगभग 1856 के करीब में। ठीक है, 1850 के करीब में। दयानंद सरस्वती फाउंडेड द आर्य समाज। और दयानंद सरस्वती बोलते क्या? गो बैक टू वेदास। अब हमें जो है ना वेदास की तरफ लौटना चाहिए, क्योंकि हम बहुत जो है ना कन्फ्लिक्ट और बहुत सारे जो वार इस समय देख रहे हैं, हमें वेदास की तरफ लौटना चाहिए। हमें वहाँ से शांति सीखें। वेदास का मतलब ये नहीं है कि जो वहाँ जो कुरीतियाँ वो सीखे, जैसे सती प्रथा सीख लिए, बैन सीख लिए, काट मार वो नहीं। जो हमको जो चीज़ हमारे लिए बेनिफिशियल्स है, हमारे लिए, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, उसको सीखना है हमको। तो इसलिए बोलते हैं हमको वेदास की तरफ लौटना चाहिए, वहाँ से फिर सीख करके आना चाहिए। ठीक है। The आर्य समाज वाज कॉल्ड द कॉन्स्पिरेशनल ऑर्गेनाइजेशन। किस समाज को कॉन्स्पिरेशनल ऑर्गेनाइजेशन कहा गया? आर्य समाज को। किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया था? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। सत्यार्थ प्रकाश इसी में लिखते हैं और इसी में बताते हैं गो बैक टू वेदास के बारे में। तो सत्यार्थ प्रकाश कौन लिखता है? स्वामी दयानंद सरस्वती। हु फाउंडेड द प्रार्थना समाज? आत्माराम पांडुरंग। आत्मा प्रार्थना कहाँ बनाया गया था? महाराष्ट्र में बनाया गया। इसको आत्माराम पांडुरंग महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज बनाए थे। ये सब सोशल रिलीजियस मूवमेंट है। कोई भी जो समाज में, सोसाइटी में जो भी कुरीति है उसको दूर करने के लिए बनाया गया था। ठीक है। एमंग द ब्रह्म समाज, आर्य समाज, सत्यशोधक समाज एंड द प्रथम समाज, द फर्स्ट वो क्रोनोलॉजिकली ब्रह्मो समाज कब हुई थी? 1828 में। ठीक है। ब्रह्मो समाज सबसे पहले बना था, देन आर्य समाज बनाया था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, देन सत्यशोधक समाज बनाया गया था किसके द्वारा? ज्योतिबा फुले के द्वारा। ज्योतिराव फुले के द्वारा। ठीक है। 1 मिनट इनके बारे में देख लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन एंड वन ऑफ माई फेवरेट पर्सन। इनकी पत्नी थी ज्योतिराव फुले। ज्योतिराव फुले। इनकी पत्नी थी सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले। ठीक है। जो जो दोनों को मिल करके पहला ऐसे व्यक्ति से था ना जो वुमेन एजुकेशन के लिए, मार्जिनलाइज लोगों के लिए, डिपार्टेड लोगों के लिए, जो है ना अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए ना एजुकेशन स्टार्ट किए थे। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन बोल सकते हैं। अपने घर में जो है ना दोनों पति पत्नी मिल करके, दोनों कोई खुद टीचर थे, दोनों कोई पति पत्नी मिल करके अपने
माता पिता से लड़ाई करके झगड़ा करके जो ना खुद स्कूल खोलते हैं और वहाँ के लोगों को शिक्षा देना शुरू करते हैं। और इनको इतना ज़्यादती किया जाता है, इनके ऊपर गोबर फेंका जाता है, पत्थर फेंका जाता है, फिर भी लोगों ने हारा नहीं और लोगों को शिक्षा देने की कार्य किया। कौन? सावित्रीबाई फुले ने। और जो ज्योतिराव फुले की इनकी एक बुक है गुलामगिरी, याद रखिएगा, गुलामगिरी, गुलामगिरी, ठीक है। इसमें कहते हैं ना कि जो गुलामीगिरी हम कर रहे हैं ना आज, जो लोअर कास्ट के लोग हैं, जो महार, जो जिसको चमार बोलते हैं आज, चमार, पासवान, दूसरा, ऐसे जो छोटे कास्ट के लोग हैं ना, जो हम गुलामगिरी कर रहे हैं ना, ये हमारे लिए शोभा नहीं है, ये मानव और इंसानियत के लिए सही नहीं है। हमें वी शुड लीव इट, हमें इसको छोड़ देना चाहिए। और ये सबसे ज़्यादा प्रभावित है किस बुक से? राइट ऑफ मैन। इनका एक बुक था राइट ऑफ मैन, राइट ऑफ मैन, पॉलिटिकल साइंस के बच्चे जानते होंगे, राइट ऑफ मैन, थॉमस पेन का बुक था, थॉमस पेन का। एंड दिस बुक टॉक अबाउट द कि इंसान की क्या जो ना यहाँ अहमियत बोल सकते हैं, इंसान की क्या अहमियत हो सकती है, इंसान की क्या कीमत हो सकती है, एंड व्हाट शुड वी रिस्पेक्ट द ह्यूमन बींग्स, कैसे हमें लोगों को रिस्पेक्ट करना चाहिए। इस बुक से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है कौन? ज्योतिराव फुले। पूछे किस बुक से प्रभावित है? तो राइट ऑफ मैन। किसका बुक था? तो थॉमस पेन का बुक था, ठीक है। और प्रार्थना समाज अभी पढ़े आत्माराम पंद्रक, ठीक है। अब पढ़ते हैं इन 1973 ही फाउंडेड सत्य शोधक समाज ज्योतिराव फुले, अभी पढ़े हैं। हु फाउंडेड थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी किसने फाउंड किया था? इसमें दो कोई थे ऑप्शन में, मैडम HP ब्लसवास्की एंड एक और थे MS अलकुट, सॉरी अल, 1 सेकेंड प्लीज, MS अलकुट, ठीक है। कहाँ बनता है? 1882 में। कहाँ बनता है? अदियार मद्रास में। बस इतना ही, इससे ज़्यादा जरूरत नहीं इसमें करने का। पूर्ण सार्वजनिक सभा वाज फाउंडेड इन महादेव गोविंद रानडे, पूर्ण सार्वजनिक सभा महाराष्ट्र में बनता है, किसने फाउंड किया था? महादेव गोविंद रानडे ने। इसका डेट जरूरत नहीं पड़ता, ठीक है। हु एस्टेब्लिश द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी 1905? गोपाल कृष्ण गोखले, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। अब यही पे क्वेश्चन, अगर सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी लंदन, तो उसमें यहाँ पे कन्फ्यूजन करेगा बार बार, आपको ध्यान रखिए, मैं बताता हूँ। तो सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी इन 1905 अगर इंडिया में कहेगा तो गोपाल कृष्ण गोखले, और यही कहेगा सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी लंदन, यहाँ पे लंदन लगा देगा, तो यहाँ पे होगा श्यामजी कृष्ण वर्मा, श्यामजी कृष्ण वर्मा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी अभी पढ़ते गोपाल कृष्ण गोखले, तत्वबोधनी सभा देवेंद्र टाइगर, आत्मीय सभा राजा राममोहन राय, पढ़ लिए, तो मैचिंग सबका सब बन गया। देखिए क्वेश्चन कहाँ से आप लोग समझ रहे हैं ना, वहीं से क्वेश्चन है, बस ध्यान से पढ़िए, धक्का धक मार के आइए यहाँ। हु डिमांडेड द राइट टू इंटर टेम्पल्स डेट कॉजेज ट्रेवल राइट इन द तिरुनेलवेली, जो कौन जो है ना जो है ना टेम्पल में एंट्री के लिए अधिकार मांगा था? नारदास ने मांगा था 1819 में। जो ओकेजनल क्वेश्चन इसको नहीं है। द करेक्ट कॉम्बाइनेशन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बोलते प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, क्या बोलते हैं? रहमुनाई, मजे ज़्यादा, आत्माराम पंद्रक। अच्छा इसमें नाम होगा नहीं, तो अभी पढ़े थे ना, प्रार्थना समाज आत्माराम पंद्रक, यंग इंडिया महात्मा गांधी पढ़े थे शुरुआत में ही, लोकहितवादी गोपाल कृष्ण गोखले का होगा, गोपाल हरि देशमुख का, ठीक है। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले एंड नेहरूजी फुर्तुंजी, ठीक है। रहमुनाई, रहमुनाई मजदयासान सभा का बोलते हैं? नेवरोजी फुर्तुंजी, ठीक है। अब चलते हैं। द वुमन मूवमेंट इन इंडिया स्टार्टेड लार्जली अंडर द इंस्पिरेशन ऑफ ज्योतिराव फुले, बोलते हैं पहली बार वुमन मूवमेंट का बात ज्योतिराव फुले सावित्रीबाई फुले नहीं किए थे, ठीक है। हु बिगन द फैराजी मूवमेंट? हाजी शेरतुल्ला, शुरुआत में पढ़ लिए। शिवाजी मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन 1895, बाल गंगाधर तिलक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। शिवाजी मूवमेंट महाराष्ट्र में, बाल गंगाधर तिलक। शिवाजी मूवमेंट कब स्टार्ट करते हैं? 1895 में। कौन? बाल गंगाधर तिलक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब आते हैं पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बिफोर द इंडियन नेशनल कांग्रेस। कांग्रेस तो बनती है 1885 में, उससे पहले भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन थी जो है ना एक अम्ब्रेला की तरह नहीं थी। अब जब कांग्रेस को देखेंगे तो देखेंगे कि कांग्रेस क्यों बनाया गया, अभी इसको देख लेते हैं। इतना कि कहीं कहीं जैसे कोई पंजाब में थी, कोई बंगाल में थी, कोई बिहार में थी, कोई यूपी में थी, कोई साउथ में थी, तो जो ना एक कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा था, जो यही कारण था हम रिवोल्ट ऑफ 1857 हार गए थे, क्योंकि लोगों में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया था, जो है ना कंपेशन नहीं हो पाया था, और हम लोग डिसइंटीग्रेट हो गए थे और कमज़ोर पड़ गए थे, वीक पड़ गए थे। एक तो ट्रूप्स, ब्रिटिश ट्रूप्स, उनकी सुपरियरिटी, नेवल सुपरियरिटी चाहे आर्मी सुपरियरिटी हमसे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, और दूसरा बात हमारे अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं था। तो उसके कारण हम हारे थे। एकता जिसको बोलते हैं, एकता में बल है, हम एकता था नहीं,
जिसके कारण हम लोग हार गए। तो जो है ना पॉलिटिकल अब क्या किया गया, जो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन थे इसको धीरे धीरे मर्ज करना किया जाने लगा और लास्ट में कांग्रेस बनता है। पहले ये देख लेते हैं। हु वाज द फाउंडर ऑफ द इंडियन एसोसिएशन? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। हु एस्टेब्लिश द इंडियन एसोसिएशन इन 1876? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। देखिए सेम क्वेश्चन है ना, उन्हीं से क्वेश्चन आएगा सभी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द प्री कांग्रेस नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता। ठीक है, इसको दो को मिल सुरेंद्रनाथ बनर्जी एंड क्या बोलते हैं आनंद मोहन बोस, दो को मिल करके बनाते हैं, सुरेंद्रनाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस। इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी कब बना था? 1876 में। प्री नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस। सुरेंद्रनाथ बनर्जी वाज एलिमिनेटेड फ्रॉम द इंडियन सिविल सर्विस इन 1784। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को जो है ना सिविल सर्विस जो है ना, जो भी आईएएस के एग्जाम देते उस समय इंडियन सिविल सर्विस नाम था उसका, उसको उनमें से उनको खत्म हटा दिया गया था। उसके बाद ही जाकर के क्या बोलते हो ये सभा बनाते हैं 1874 में, तो 56 में बनाते हो। पंजाब हिंदू सभा वाज इस्टेब्लिश इन द 1909। पंजाब हिंदू सभा कब इस्टेब्लिश की थी? 1909 में। द फर्स्ट इंडियन टू रेसिस्ट फॉर द पॉलिटिकल रिफॉर्म राजा राम मोहन राय। जो भी पॉलिटिकल रिफॉर्म सोशल रिफॉर्म राजा राम मोहन राय ही नाम है, इनको याद कर लीजिएगा। ठीक है। द मद्रास महाजन सभा वाज इस्टेब्लिश इन द 1884। मद्रास महाजन सभा किसने स्टार्ट किया था? एम वीरागाचार्य अय्यर, इनका नाम याद कर लीजिए, होगा शायद कहीं नहीं है। ठीक है, एम वीरागाचारी अय्यर। मद्रास महाजन सभा किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? एम वीरागाचारी अय्यर के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन वाज एस्टेब्लिश फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन त्याबजी, केटी तेलंग। ठीक है, बेसिकली दो को नाम देता है, फिरोज शाह मेहता एंड बदरुद्दीन त्याबजी थे, त्याबजी दिए हुए बदरुद्दीन त्याबजी एंड केटी तेलंग लास्ट में आए थे, पर ये भी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तीनों नाम याद कर लीजिएगा। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन वाज एस्टेब्लिश बाय फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग एंड बदरुद्दीन त्याबजी। बी.डी. सावरकर बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ हिंदू महासभा 1937 में। हिंदू यही जो है ना 1937 में, और इसी टाइम जब मुस्लिम लीग के साथ मिल करके सरकार भी बनाते हैं बेचारा, इतना तेज है वो। नहीं कहते हैं कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, वही कहानी है। हाँ, द बी डी सावरकर बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ हिंदू महासभा इन 1937। इंडियन नेशनल कांग्रेस, द फाउंडर ऑफ द इंडियन, अब देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस क्यों बना, अब बताए थे ना शुरुआत में, जो ना हम अम्ब्रेला एक बनाना चाहते थे कि कोई इधर बंगाल में है, कोई बिहार में, कोई पंजाब में, कोई उत्तर प्रदेश में, कोई लखनऊ में, ठीक है, कोई कश्मीर में, कोई पाकिस्तान में। तो इस तरह से जो ना एक मूवमेंट का एग्रेसिवली डिमांड नहीं हो पा रहा था, और लोग जो है ना एक अम्ब्रेला के नीचे नहीं आ पा रहे थे, कोई पॉलिसी नहीं बन पा रहा था, सब अपने हिसाब से अपन मांग रहा है। इसलिए जो है ना यो ह्यूम जो था, यो ह्यूम ब्रिटिश सिविल सर्वेंट था, यो ह्यूम, वो जो है ना इसका नाम था ऑक्टेन ओविलियन, नाम था सर ओविलियन होम। ठीक है, ये क्या करता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाता है कहाँ? मुंबई में। गोकुल दास, अभी इसका थोड़ी इतिहास देख लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो हम लोगों को। कहाँ लिखे, यहीं लिख देते हैं। ठीक है, गोकुल दास कब बनता है? 1885 में बनाता। कहाँ है, कभी पूछ लेता है कॉलेज का नाम, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत संस्कृत कॉलेज। ठीक है, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। ठीक है, इसमें कितने डेलीगेट आए थे? तो टोटल 72 डेलीगेट आए थे। समझे कि नहीं? पहला जो अब इसमें होगा ऑप्शन, क्वेश्चन से ही देख लेंगे हम लोग। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ इसमें अच्छा नहीं हुआ तो लास्ट में बता देंगे, पहले देख लेते हैं क्वेश्चन कहाँ तक है। क्वेश्चन हम पहले देखे नहीं है। द फाउंडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज ये थे। ठीक है, द फाउंडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज सिविल सर्वेंट था। इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनाई गई थी? 1885 में। कितने, हाउ मेनी रिप्रेजेंटेटिव टुक पार्ट इन द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? टोटल 72 थे। ठीक है, द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कहाँ हुई थी? मुंबई में हुई थी। अब उसको बता देते हैं। द फ्लोइंग वाज नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एज अपॉइंटेड बाय द डब्ल्यू सी बनर्जी टू एक्सप्रेस द व्यू पॉइंट ऑफ द नेसेसरी सोल्यूशन द कंसेंट ऑफ द एजुकेशन। ये कोई है, अब आते हैं, है कि नहीं? अच्छा नहीं दिया है, इसमें बता देता है। आपको चार चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखिएगा जो कांग्रेस सेशन के लिए जो बेस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, एक तो कांग्रेस की सेशन पहला कहाँ होती है? फर्स्ट सेशन, फर्स्ट INC सेशन। ठीक है, सेकेंड INC सेशन। ठीक है, थर्ड एंड फोर्थ, ये तीनों मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, इसका डेट याद कर लीजिएगा, 1885, 1886, 1887
सॉरी 1888। जो फर्स्ट कांग्रेस की सेशन हुई थी ये थे कहाँ हुई थी, मुंबई में। इसका लोकेशन था मुंबई, उस समय नाम थी। इस समय थे कौन थे, WC बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी नाम था, उमेश चंद्र बनर्जी। तो फर्स्ट कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे, उमेश चंद्र बनर्जी। फर्स्ट कांग्रेस की सेशन कहाँ हुई थी, मुंबई में हुई थी, ठीक है, मुंबई में। कब हुई थी, 1885 में। सेकेंड सेशन कहाँ हुई थी, कोलकाता में, कोलकाता। पहले लिख देता हूँ मैं, ठीक है। इसे में थे दादा भाई नेहरू जी, दादा नेहरू जी, ठीक है। थर्ड सेशन हुई थी मद्रास में। इसे में थे, इस समय कौन थे, गोपाल कृष्ण, सॉरी फर्स्ट सेकंड थर्ड है ना, थर्ड मद्रास में बदरुद्दीन त्याब जी, बदरुद्दीन तयाब जी, त्याब जी। फोर्थ सेशन होता है कहाँ, इलाहाबाद में, जिसको आज प्रयागराज नाम रख दिया इलाहाबाद। इसमें कौन थे, जॉर्ज यूलियो साहब थे, जॉर्ज यूलियो। अब देखिए इसको बता देता हूँ मैं, कांग्रेस के लिए मस्ट इंपॉर्टेंट यहीं से क्वेश्चन आते हैं बेसिकली, जो भी बीपीएससी चाहे कोई भी कमीशन है। एक दो और अभी बता दे रहा हूँ। तो फर्स्ट कांग्रेस की सेशन कब हुई थी, 1885 में। कहाँ हुई थी, तो मुंबई में हुई थी। किसके टाइम प्रेसिडेंट कौन थे, तो उमेश चंद्र बनर्जी थे। सेकंड कांग्रेस की सेशन कहाँ हुई थी, 1886 में। कहाँ हुई थी, कोलकाता में हुई थी। इसके प्रेसिडेंट कौन थे, दादा भाई नेहरू जी थे। थर्ड कांग्रेस के प्रेसिडेंट सेशन कहाँ हुई थी, कब हुई थी, 1887 में। कहाँ हुई थी, मद्रास में हुई थी। इसके कौन थे, बदरुद्दीन त्याब जी थे। एंड बदरुद्दीन त्याब जी फर्स्ट मुस्लिम थे जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, फर्स्ट मुस्लिम कांग्रेस के प्रेसिडेंट। और ये जो फर्स्ट इंग्लिश, फर्स्ट अंग्रेज, अच्छा फॉरेनर, क्वेश्चन यहीं से बनाएगा घुमा फिरा कर, ठीक है। तो सेकंड का हो गया दादा बनर्जी। थर्ड जो है ना मद्रास में हुआ था, 1887 में हुआ था। और इसके जो प्रेसिडेंट है बदरुद्दीन त्याबजी थे। एंड फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट है कांग्रेस का, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे, बदरुद्दीन त्याबजी थे, ठीक है। फोर्थ जो सेशन हुआ था कहाँ हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था, 1888 में हुआ था। और इसके प्रेसिडेंट थे जॉर्ज यूले। और पूछेगा फर्स्ट जो फॉरेनर जो है ना कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे कौन थे, मेल में, तो जॉर्ज यूले थे। एंड फर्स्ट जो है ना इंग्लिश कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन हुआ था, जॉर्ज यूले बना था, ठीक है। तो दो तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। अब आते हैं कुछ गांधी जी के बारे में और कुछ ओमेन के बारे में देख लेते हैं। 1917 में एक सेशन होता है कोलकाता सेशन, ठीक है, कोलकाता। इसमें जो ना एनआई बसंत, ठीक है। एक और होता है 1925 में कानपुर सेशन, सरोजनी नायडू। एक और होता है 1924 में बेलगांव सेशन, बेलगांव सेशन, मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है। इसको जल्दी को देख लीजिए। अब यही पूछेगा, यहीं से क्वेश्चन आता है। जो कोलकाता से जो फर्स्ट वुमेन जो है ना कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन बनी थी, तो एनाई बसंत बनी थी। कब बनी थी, तो 1917 में बनी थी। कहाँ सेशन हुआ था, तो कोलकाता में सेशन हुआ था। सिर्फ सिंपल यही से क्वेश्चन आएगा। कोलकाता में सेशन हुआ था 1917 में, उसी में जो है ना एनाई बसंत फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी थी कांग्रेस की। ये इंडियन नहीं थी, ध्यान रखिएगा, वुमेन थी, आयरिश की थी, ठीक है। अब पूछेगा जो फर्स्ट इंडियन वुमेन जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनी थी, तो सरोजनी नायडू बनी थी 1925 में। वो सेशन कहाँ हुआ था, तो कानपुर सेशन हुआ था, ठीक है। वुमेन का दोनों हो गया। फर्स्ट इंडियन पूछेगा तो सरोजनी नायडू, सीधे इंडियन पूछेगा, सीधे वुमेन पूछेगा तो कौन, एनआई बसंत। फर्स्ट इंडियन वुमेन हु बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, तो सरोजनी नायडू कब बनी थी, 1925 में। कहाँ बनी थी, तो कानपुर में, वहाँ के प्रेसिडेंट थी। और बताए बेलगांव सेशन कर्नाटका में हुआ था, ठीक है। 1924 में एक सेशन होता है बेलगांव सेशन, कहाँ, कर्नाटका में, बेंगलोर में। और बेलगांव सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे, मोहनदास करमचंद गांधी थे। और एक ही बार पूरे अपने जीवन में एक बार ही कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन पाए थे, कौन, महात्मा गांधी। किसके सेशन में, वो कौन सा सेशन था, 1924 का सेशन था, बेलगांव सेशन, हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन,
सब धकाधक बनेगा, देखते चलिए कैसे। द सेकेंड सेशन ऑफ नेशनल कांग्रेस वाज प्रिसाइडेड बाय दादा भाई नेहरू जी। कहाँ हुआ था, अभी पढ़े हैं, कोलकाता में। हाउ मेनी मुस्लिम डेलीगेट पार्टिसिपेटेड इन द सेकेंड कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, 33। सेकेंड कन्वेंशन हुआ था कहाँ, कोलकाता में, तो कितना गए थे, 33। हु आर द सेकेंड मुस्लिम प्रेसिडेंट इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस, अब इसको याद, सयानी नाम याद रखिएगा, एम सयानी याद रखिएगा, रहमतुल्लाह सयानी। फर्स्ट कौन थे, बदरुद्दीन त्याबजी थे, सेकंड कौन थे, रहमतुल्लाह सयानी। द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन थी, एनआई बसंत, पढ़े ना। द फर्स्ट, हु आर द फर्स्ट इंडियन वुमेन, पहले अब देखिए, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कहेगा तो एनआई बसंत, फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट कहेगा तो सरोजिनी नायडू। एट विच प्लेस वाज द 27 सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड, कहाँ हुआ था, बांकीपुर हुआ था, पटना में। 27 सेशन टोटल। पटना में कितने सेशन हुआ था, 3 सेशन हुआ था। बिहार स्पेशल करेंगे तो इसको अच्छा से और देख लेंगे, ठीक है। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट, दिस स्टेटमेंट हैज बीन गिवन बाई। स्वराज, स्वराज, स्व का मतलब होता है सेल्फ, ठीक है, सेल्फ, और राज का मतलब है रूल, मतलब खुद का राज हो। खुद का जो राज है ना, वो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसको लेके छोड़ेंगे। नहीं कहता है कि जैसे बाप अगर घर से बेदखल कर रहा है बेटा को, तो बेटा कहता है ये हमारा हिस्सा है, संविधान भी दिया और समाज भी दिया, हम ले करके छोड़ेंगे, आप कैसे नहीं दीजिएगा। हालांकि करना नहीं चाहिए, बदतमीजी है बाप के साथ, बदतमीजी नहीं, ठीक है। तो ये कहते हैं स्वराज इज माई बर्थ राइट, ये हमारे जन्मसिद्ध अधिकार है, सेल्फ रूल, एंड आई विल हैव इट, हम इसको लेके छोड़ेंगे। किसने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। हु सेड द कांग्रेस मूवमेंट वाज नाइदर इंस्पायर्ड बाय द पीपल नॉट डिवाइस और प्लान बाय देम, क्योंकि लाल बाल पाल जो थे ना, लाल बाल एंड पाल, ठीक है, ये जो थे ना तीनों वीडियो थे किसके, कांग्रेस के, इसलिए बोलते कांग्रेस किसी ना पीपल से इंस्पायर था ना किसी जो है ना लोगों का प्लान था, तो कांग्रेस के बारे में स्टेटमेंट था लाला लाजपत राय, ठीक है। हु आर द प्रेसिडेंट ऑफ गाया सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, चित्तरंजन दास, इनका नाम था सीआर दास। इसके बारे में याद करिए। इसी टाइम जो है स्वराज पार्टी फॉर्म हुई थी, देखिए कहीं डेट दीजिएगा 22, ठीक है, स्वराज पार्टी बनी थी। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू थे, ठीक है, मोतीलाल नेहरू दोनों मिल करके बनाते हैं क्या, स्वराज पार्टी। कब बना था, 1923 में। और ये एक और सेशन का बने थे, ठीक है, दिल्ली का सेशन हुआ था 1921 में। और इस टाइम में जेल चले गए थे कौन, सीआर दास, चित्तरंजन दास। तो उस समय बने थे कौन, जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, यंगेस्ट प्रेसिडेंट बने थे कांग्रेस का। हाँ, एक और भी याद रखिएगा, कांग्रेस का यंगेस्ट प्रेसिडेंट कौन थे, यंगेस्ट प्रेसिडेंट मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है, यंगेस्ट प्रेसिडेंट थे। जब ये जेल में गए थे ना, तो इसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस का प्रेसिडेंट बने थे। और इसी टाइम जो है ना, कंप्लीट इंडिपेंडेंस का पहली बार कोई व्यक्ति डिमांड करता है, तो व्यक्ति था हसरत मोहानी, मोहम्मद हसरत मोहानी। कहते कि नहीं, हमको पूरा आज़ादी चाहिए, अब थोड़ा 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 करके ना चाहिए, पूरा चाहिए, अब जैसे भी दीजिए। तो पूछेगा फर्स्ट बार जो कंप्लीट इंडिपेंडेंस के बाद कौन करता है, तो हसरत मोहानी साहब करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए, ठीक है। हो गया। महात्मा गांधी प्रिसाइडेड ओवर द सेशन पढ़े थे 1924 में, पहली बार और आखिरी बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे महात्मा गांधी, बेलगांव सेशन 1924 में। हुआ द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, जेबी कृपलानी। जब देश आज़ाद हुई थी तो कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन था, तो जेबी कृपलानी जी थे। एक बात और याद रखिएगा, जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है ना, जिनके बारे में पढ़े थे, यंगेस्ट प्रेसिडेंट थे कांग्रेस का, यही ऐसा व्यक्ति था जो मैक्सिमम टर्म जो है लगभग 6 साल जो है ना लगातार कांग्रेस के प्रेसिडेंट रह पाए थे। आईएनसी कांग्रेस के प्रेसिडेंट लगातार 6 साल तक रह गए थे, क्योंकि वर्ल्ड वार सेकेंड छिड़ गया था। 1940 में बने थे और 46 तक थे। कैबिनेट मिशन इन्हीं के टाइम में आया था। पूछे कैबिनेट मिशन किसके टाइम में आया था, कौन था कांग्रेस के प्रेसिडेंट, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। उसी टाइम में कैबिनेट मिशन भी आता है, समझे कि नहीं। और यंगे प्रेसिडेंट हुए, सबसे ज़्यादा कोई कांग्रेस का प्रेसिडेंट रहा सबसे साल तक, तो कौन रहे थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहे थे। कांग्रेस के जब देश आज़ाद हुई थी तो कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे, जेबी कृपलानी साहब थे। और पहला व्यक्ति जो देश आज़ाद होने के बाद कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनता है, तो पुत्री सीतारमैया। वही इनका कहानी है कि जब 1939 में जब इलेक्शन होता है तो सुभाष चंद्र बोस रिजाइन करते हैं, राजेंद्र प्रसाद आरपी राजेंद्र प्रसाद बनते हैं। क्यों, क्योंकि पट्टाभी सीतारमैया को गांधी जी सपोर्ट कर रहे थे, इसलिए सुभाष चंद्र बोस रिजाइन करके भाग जाते हैं कहाँ, और बनाए थे वहाँ हिंद फौज। चलिए, द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड ऑन द बेसिस ऑफ द सेफ्टी वाल्व थ्योरी टू प्रोटेक्ट द ब्रिटिश
गवर्नमेंट फ्रॉम दिस थ्रीटीज को बोलते हैं। देखिए ये जो स्टेटमेंट है ना लाला लाजपत राय को द्वारा दिया गया था, ये जो कांग्रेस पार्टी है ना एक सेफ्टी वाल्व थ्योरी की तरह काम करती है। एक ब्रिटिशर्स है इधर इंडियंस है, ठीक है, और दोनों के बीच में बार बार कन्फ्लिक्ट चल रहा है। इस कन्फ्लिक्ट को जो है ना मिनिमाइज करने के लिए, इस कन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए जो है ना ब्रिटिशर जो है ना यो ह्यूम जो है ना कांग्रेस को बनाया। और कांग्रेस जो है ना किसको सपोर्ट कर रही है, ब्रिटिश को सपोर्ट कर रही है, इसलिए इसको सेफ्टी वाल्व थ्योरी बोलते हैं। कि जो बार बार प्रोटेस्ट हो रहा है, रिबेल्स हो रहा है ना, इस चीज़ को मिनिमाइज करने के लिए, इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए कांग्रेस को बनाया गया। ठीक है, कौन बोलते हैं, लाला लाजपत राय बोलते हैं। सेफ्टी वाल्व थ्योरी यही देते हैं। कंस्पिरेसी थ्योरी कौन देता है, आप कमेंट में करके बताइएगा। ठीक है, ये कांग्रेस के बारे में। तो हम लोगों ने आज यहाँ तक देखा, और कल जो नेक्स्ट वीडियो आएगी हम कोशिश करेंगे कैसे भी थर्ड वीडियो में पूरी तरह से कवर कर ले। देखिए सिर्फ पी वाई क्यों नहीं है, आप लोगों को पता चल रहा होगा सिर्फ पी वाई क्यों नहीं है। आप इसको 2 बार देख लीजिए, 3 बार देख लीजिए, जितना जैसे भी आपको सहूलियत हो जाए, याद हो जाए, बस याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन यहीं से आएंगे। ठीक है, और क्या सुधार करना चाहिए, व्हाट शुड आई इम्प्रूव, आप लोग बताएं। ठीक है, आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़। ठीक है, और जो जैसे मॉडर्न खत्म होगी हम लोग साइंस को करेंगे, फिर साइंस के बाद जो है ना बिहार स्पेशल करेंगे कि 30 गुना 20 30 60 नंबर, 30 90 नंबर हो जाता है। अगर बीपीसी सेकंड को देखे तो 70 सेकंड को देखे तो, अगर इसको देखे तो लगभग 70 नंबर, 60 से 20 60 नंबर जो है ना सिर्फ इसी 3 सेक्शन से आ जाएंगे। कौन सेक्शन है, हिस्ट्री, उसके बाद साइंस एंड बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल तो ये जो है ना मेन स्ट्रीम है। तो पहले हम मॉडर्न हिस्ट्री को कर लिए, 2 दिन के बाद साइंस को करेंगे, जीसी खत्म होगी, फिर हम बिहार स्पेशल करेंगे। धीरे धीरे सब सब्जेक्ट को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने कांग्रेस को तो देख लिया, आज तक कांग्रेस को कंप्लीट कर लिया। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉडरेट एंड एक्सट्रीम, जो स्रोत स्प्लिट कैसे हुई थी और कैसे कहानी बना था, उसको धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। चलिए, बेस्ट ऑफ